आज बात सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और क्या उनको अब जीवन में जो उनका योगदान था भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने में, उनको उनका इसका श्रेय अब जाके मिल रहा है। प्रोफेसर माखन लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बहुत सुप्रसिद्ध इतिहासकार है। सौभाग्य मेरा सर आप इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से खेड़ा का आंदोलन हो या बारदोली का आंदोलन हो या उसके बाद की अगर बात करें, स्वतंत्र भारत कितना कठिन था। 1947 से पहले 560 से ज्यादा सूबों को एक साथ एक सूत्र में पुरोना और 40% भूभाग को भारत में शामिल करना। आवाज खत्म हो गई। प्रोफेसर माखन लाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आ जाएगी। प्रोफेसर साहब, आप मुझको सुन पा रहे हैं? जी, अब आवाज आ रही है। कितनी बड़ी चुनौती थी सरदार। अब आवाज आ रही जी है। जी 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 मैं यही जानना चाहता था, जब स्टेट कैबिनेट ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह जिम्मेदारी सौंपी, 560 से ज्यादा अलग अलग राजों रजवाड़ों को एक सूत्र में पुरोना, कितनी बड़ी चुनौती थी उस समय ये? देखिए, ये चुनौती तो थी ही, लेकिन जितने लोग थे जिनको डूम्सडेयर कहा जाता है, जो ये सोचते थे कि भारत कभी एक नहीं हो सकता है, उन्होंने जानबूझ के जब भारत को स्वतंत्रता दी तो ये कहा 563 रियासतें थी जी। और ये कहा कि वो स्वतंत्र हैं, जहां जाना चाहें जाएं। यह सिर्फ सरदार पटेल के नेतृत्व का कौशल था कि 565 रियासतों में से 563 रियासतों का उन्होंने विलय किया बिना किसी ज़्यादा समस्या के, क्योंकि सरदार पटेल का कौशल ये था, प्राचीन सभ्यता के मानदंडों को देखते हुए साम दाम दंड भेद, तो दंड और भेद की नीति तो उन्हें अपनानी ही नहीं पड़ी। सिर्फ हैदराबाद को छोड़ के बाकी समझा के बुझा के लोगों को मात्र भूमि का वास्ता देकर उन्होंने 562 रियासतों का विलय तो 15 अगस्त 1947 के पहले ही कर दिया था। जी। वीपी मेनन की किताब अगर आप देखिए जी तो आपको पता चलेगा कि कितने प्यार से, कितना समझा बुझा के उन्होंने वो असंभव कार्य करके दिखाया जो किसी और के बस में नहीं था। और आज का जो भारतवर्ष हम देख रहे हैं वो सरदार पटेल अकेले की देन है बीपी मेनन के साथ। और जो कुछ भी बचा हुआ कश्मीर है उसके लिए अगर सरदार पटेल के कलेक्टेड वर्क पढ़ें जी, करिस्पॉन्डेंस वॉल्यूम 1 पढ़ें जो कश्मीर पर है, कश्मीर की सारी समस्या के जड़ में जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की दोस्ती थी। कश्मीर का विलय फाइनल हो चुका था, यहाँ की कश्मीर के जो मुस्लिम लीडर थे वो भी मान चुके थे और हर तरह से तैयारी थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की हठधर्मिता और उनकी और शेख अब्दुल्ला की समस्याएं, उन्होंने कश्मीर को वहाँ लाके खड़ा किया जहाँ हम आज तक उस समस्या से भुगत रहे हैं। और गौरव जी, आपको ये बता दें, कश्मीर की समस्या को जवाहरलाल नेहरू ने इतना खराब कर दिया, एक स्टेज ये आई थी, सरदार पटेल ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। लोगों को पता नहीं है ये बात, लेकिन आप वॉल्यूम 1 उठा के देखिए तो इस्तीफा उस पर छपा हुआ है। जब जवाहरलाल, उन्होंने लिखा कि जिस तरह से चीजें चल रही हैं मैं अब आपके कैबिनेट में नहीं रह सकता, स्थिति यहां तक खड़ी कर दी। जवाहरलाल नेहरू को जो पता चला कि कश्मीर इशू पे सरदार पटेल इस्तीफा दे रहे हैं तो भाग दौड़ शुरू हुई, मनाना शुरू हुआ कि मत कीजिए ऐसे देश में क्या। सरदार पटेल ने मान लिया, लेकिन वो चिट्ठी इस्तीफे वाली फाइल पर अंत तक पड़ी रही। सरदार पटेल ने निकलने नहीं दिया वो चिट्ठी, और वो चिट्ठी दुर्गादास ने जो एडिट किया है 13 वालू सरदार पटेल का कलेक्टेड वर्क, उसमें छपी हुई है। सही अगर बात वो है। स्थिति हैदराबाद में कहीं जब नेहरू का बस चलता जी, हैदराबाद में अगर ये सब समस्या पंडित नेहरू जिस तरह से क्रिएट कर रहे थे, सरदार पटेल ने अगर मान लिया होता तो आप यकीन माने हम आज बहुत बर्बाद हो चुके होते।
और क्या ये बहुत सही है बर्बाद कि हो उस समय सरदार पटेल ने अच्छी कहा बात था कि ये थी कि हैदराबाद सरदार- भारत के पेट में कैंसर की तरह होगा अगर वहां पर मिलिट्री एक्शन नहीं किया गया, हालांकि नाम पुलिस एक्शन दिया गया ऑपरेशन पोलो को, लेकिन वहां के निजाम या वहां के रजाकार जिस तरह हिंदुओं को काट रहे थे, ट्रेनों में से निकाल निकाल के मार रहे थे, यह सच है बात? ये पूरी तौर पे सच है, सिर्फ एक बात के कि मिलिट्री एक्शन होगा। सरदार पटेल ने ये किसी से शेयर नहीं किया कि कब होगा। और अगर आप उस समय का पढ़िए, राजा जी की बायोग्राफी है, सरदार पटेल की है, सुबह एक्शन के दिन सुबह 8:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग हो रही कि हैदराबाद में क्या किया जाए, और एकाएक सरदार पटेल घड़ी देखते हैं, कैबिनेट छोड़ के उठ जाते हैं मीटिंग और कहते हैं कि जेंटलमैन, you can continue discussing. I am going home to monitor whether what is happening in Hyderabad because army had entered. जवाहरलाल नेहरू चिल्ला के बोले कि आप बिना मेरी परमिशन के हैदराबाद में आर्मी भेज दिए। तो पटेल का जवाब था, some things I consult with you, some things I seek your permission, and for some things I don't bother about you. और ये सरदार पटेल की हिम्मत थी। सही बात ये है। उनका चरित्र था, ये उनका व्यक्तित्व था। और उन्होंने मैंने सेना के एक अधिकारी से सुना था प्रोफेसर साहब कि उन्होंने जनरल करियप्पा को कश्मीर से बुलवाया और जनरल करियप्पा से पूछा कि अगर हम हैदराबाद में सेना भेजते हैं, और यह बहुत गोपनीय तरीके से बातचीत हो रही थी कि अगर हम सेना को भेजते हैं हैदराबाद में, क्या पाकिस्तान अगर कुछ करता है तो हम हैंडल कर लेंगे? और जनरल करियप्पा ने कहा कि आप चिंता ना करें, यस वी कैन हैंडल इट। यह सच है। आप चिंता न करें, लीव इट ऑन मी, यू फोकस ऑन हैदराबाद। ये जनरल करियप्पा ने कहा था कि पाकिस्तान की समस्या को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप हैदराबाद पे थे। और आपको याद होगा, हैदराबाद की कमान जनरल जे.एन. चौधरी के हाथ होती है जी, जो बाद में 1965 में आर्मी की चीफ बने। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को जी तो भारत जी प्रोफेसर साहब, अगर सरदार पटेल न होते तो भारत का ये स्वरूप हम न देख पाते, और जो कुछ रहता इतना कटा पिटा छिन्न भिन्न रहता कि हमें उसे भारत और भारत माता कहने में भी संकोच होता। क्योंकि तो आज जो भारत माता का स्वरूप है जी, वो मात्र एक व्यक्ति के विजन का स्वरूप है। और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात से सहमत है कि जो श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलना चाहिए था 1947 से 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो प्रयास आरंभ किया, और आज 2025 में हम ये भव्य परेड देख रहे हैं, वो श्रेय वो उनको नहीं मिल पाया था, वो स्थान उनको नहीं मिल पाया था? देखिए, मैं जरा और पीछे ले जाऊंगा। वास्तविकता यह है कि सरदार पटेल ने कांग्रेस 1917 में ज्वाइन किया था जी। 1930 में सरदार पटेल के लिए डिसाइड हो गया था कि वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनेंगे जी। लेकिन मोतीलाल नेहरू ने गांधी को पत्र लिखा कि जवाहर को बनाइए। जवाहरलाल नेहरू वाज मेड, सरदार पटेल को बाईपास कर दिया गया। उसके बाद 1936-37 में सरदार पटेल का नंबर आया और उस नंबर को फिर दोबारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। और आप एक चीज विश्वास कीजिए कि जब 1946 में 29 अप्रैल को यह तय होना था कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बनेगा जी, कॉन्सिक्वेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सरदार पटेल को उस वक्त 15 स्टेट थी और कांग्रेस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन स्टेट यूनिट्स करती थी जी, नॉमिनेट करके जी। सरदार पटेल को 15 में से 12 ने नॉमिनेट किया, 3 ने किसी को नॉमिनेट नहीं किया, यानी दे अब्सटेन्ड, मीनिंग देयरबाय सरदार पटेल वाज इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनअपोज्ड। और जवाहरलाल नेहरू को जब गांधी जी ने बुला कहा कि सरदार हैज बीन नॉमिनेटेड बाय 12, यू हैव नॉट बीन नॉमिनेटेड इवन बाय 1, पंडित नेहरू आए, बैठे, सुना, एक शब्द बिना बोले मीटिंग छोड़ के चले गए।
बाद में रफ़ी अहमद किदवई, जेबी कृपलानी, ये सब आए, मौलाना आज़ाद, कि पंडित नेहरू को अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया तो पार्टी छोड़ देंगे और कांग्रेस पार्टी तोड़ देंगे। यह बात गांधी जी को लगा कि इस स्टेज पे अगर कांग्रेस टूटती है तो देश का क्या होगा। एक बार फिर सरदार पटेल को वो जगह नहीं दी गई जिसको वो डिजर्व करते थे, नेहरू बनाए गए उनकी जगह पे। तो एक चीज जरा देखिए, सरदार पटेल व्यक्ति के रूप में कांग्रेस में पूरे जीवन रहे, सारे अपमान सहे, लेकिन कभी उन्होंने पार्टी के प्रति बगावत का रुख नहीं किया जी। यानी व्यक्ति थे, व्यक्ति से बड़ा उन्होंने संगठन माना और संगठन ने जो कहा वो किया राष्ट्र के हित में। तो व्यक्ति, संगठन और राष्ट्र, ये तीनों सरदार पटेल के इसी ऑर्डर में चलते थे। और मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन किसी के जीन्स में है, हमें सत्ता चाहिए चाहे पार्टी रहे या न रहे। 1947 में तो पार्टी बच गई थी, 1969 से लेके 2014 तक क्या क्या हुआ है पार्टी में, कितनी बार टूटी, किस लिए टूटी, ये आप लोग बेहतर जानते हो जी। लेकिन सरदार पटेल की अगर हम चर्चा करें तो व्यक्ति से बड़ा संगठन और संगठन से बड़ा देश, ये वो चरितार्थ कर रहे थे लगातार अपने जीवन से। मतलब भारतवासियों को उन्होंने सर्वोपरि हर स्तर पर रखा। और मिश्रा जी, जिस तरह से उन्होंने भारत का स्टील फ्रेम तैयार किया, भारत के लौह पुरुष ने भारत का वो स्टील फ्रेम तैयार किया जिसके आप एक भाग रह चुके हैं। भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारत का पुलिस सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस की कोई राग द्वेष नहीं, भारत सर्वप्रथम। और ये परेड की पहली तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल गौरव, ये क्लियर बात है कि जब ये लौह पुरुष ने कार्य संभाले एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, तब उन्होंने सोचे कि हाँ, अभी तो भारत बन गया है, अब भारत को हमको कंट्रोल भी करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, उसका इंटरनल सिक्योरिटी भी देखना पड़ेगा, एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी देखना पड़ेगा, और हर एक कार्य में कार्य निपुणता सिर्फ सेंटर में नहीं, स्टेट्स में भी देखना पड़ेगा। तो ये जितने सर्विसेज बनाया गया है, ये सब उनका पारदर्शिता है और उनका सोच, उनका विचार है। तो उन्होंने जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, जो पहले अपने आईपी थे उसके जगह पर आईपीएस करना, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, स्टेट पुलिस सर्विस, ये सभी जो है उनकी विचारधारा था। उन्होंने इसको सोचे थे, उनका एम था कि भारत को हम कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, भारत में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला सकते हैं, और लोगों को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं एक साथ में। अखंड भारत तभी रहेगा जब हमारा पूरे एडमिनिस्ट्रेशन भारत का पूरे एरिया के ऊपर रहेगा। तो इन्होंने सिर्फ कश्मीर नहीं, कश्मीर को तो उनको हैंडल करने नहीं दिए थे, वो जवाहरलाल नेहरू उनको देख रहे थे, बाकी सभी जगह उन्होंने प्लानिंग बहुत अच्छी तरह किए थे। मिश्रा जी, अगर भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरना है, और यह संदेश सरदार वल्लभ भाई पटेल का शुरू से था, साम दाम दंड भेद, जो राज्य शांति से नहीं शामिल हो रहे थे, जूनागढ़ का ही अगर आप उदाहरण ले लीजिए तो जूनागढ़ में प्लेबिसाइट भी कराया, रायशुमारी भी कराई, लेकिन सेना भी स्टैंड बाय पर रही, और जूनागढ़ के नवाब उस समय फिर अपना राज्य छोड़ के पाकिस्तान भाग गए थे। तो शक्ति बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, आप देखिए, शक्ति के बिना उनका जो था दंड भेद, ये बड़ा जरूरी पड़ा जूनागढ़ के लिए और हैदराबाद के लिए। हैदराबाद में तो जनरल चौधरी को लगा दिए थे करियप्पा, जनरल करियप्पा ने, लेकिन जूनागढ़ जो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था और चाहता था कि वो भारत से अलग रहे। लेकिन उनका जो निवास थे, उन्होंने तो पाकिस्तान भाग गए थे, और जूनागढ़ को आखिरी में सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारा लौह पुरुष इंडिया में शामिल किए। इसका श्रेय सिर्फ अकेले सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, और हैदराबाद में जो प्रॉब्लम हुआ उसके लिए भी श्रेय उनको जाता है। गौरव, इसमें 2 पॉइंट मैं बताना चाहता हूं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने साथ जब वो प्राइम मिनिस्टर बने,
भारत में 2 जगह पर 2 प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने एक शेख अब्दुल्ला जी को प्राइम मिनिस्टर का उपाधि दे दिए थे। शेख अब्दुल्ला जी जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर थे जी। और दूसरा है, भारत में हमारा तिरंगा पताका था और जम्मू कश्मीर का अलग फ्लैग होता था, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हमारा मोदी जी जब 2019 में आर्टिकल 370 निकाले, तब वो फ्लैग जो निकाला गया और अभी हमारा तिरंगा है जम्मू कश्मीर में। जब हम जम्मू कश्मीर में सर्विस कर रहे थे, हम उनके फ्लैग के अंडर सर्विस कर रहे थे। ये बहुत बड़ी चीज है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया था उसको हैंडल करने के लिए। ये जवाहरलाल नेहरू जी के पॉलिसी था, जो कि एक फेल्योर पॉलिसी था उनका, और इसके लिए वो उसके लिए जिम्मेदार है। और महात्मा गांधी जी भी जिम्मेदार हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाए। आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, मैं प्रोफेसर माखनलाल को इस चर्चा में शामिल करना चाहता हूं। जिस तरह जम्मू और कश्मीर की स्थिति थी, मतलब एक फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, प्रोफेसर माखनलाल वो इसका जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना महज 9 किलोमीटर दूर, मतलब बारामूला पार कर चुकी थी, श्रीनगर पहुंच रही थी। और ऐसे मौके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा सरदार पटेल ने कि जवाहर, डू यू वांट कश्मीर और नॉट? और ही सेड ऑफ कोर्स आई वांटेड। तो वो पलट के उन्होंने सैम मानेकशॉ को बोला यू गॉट योर ऑर्डर्स, और उसके बाद सेना गई। अगर उस समय ये लोग सक पका जाते या निर्णय नहीं लेते तो कश्मीर हाथ से निकल गया था उस समय। प्रोफेसर साहिब। नहीं गौरव जी ये ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन है जी। फैक्ट ये है कि सेना पहुंच गई श्रीनगर के पास जी। जब सरदार पटेल ने कहा कि ये वास्तविक स्थिति ये है, और तब माउंटबेटन और नेहरू दोनों ने कहा कि अब हम कैसे बचा पाएंगे, क्योंकि सेना पहुंच नहीं सकती इतनी जल्दी जी। जानते हैं क्या होता है? सरदार पटेल ने कहा कि पहले मुझे सीधे परमिशन दीजिए, आई विल अरेंज। तब सरदार पटेल ने तुरंत एक्शन लिया और सेनाएं जो है लैंड कराई गई बाय एयर जी। और जिसके लिए फिर पूरा संचालन किया। इट वाज नॉट ए इजी डिसीजन, क्योंकि माउंटबेटन और सरदार जवाहरलाल नेहरू दोनों नहीं चाहते थे कि एक्शन स्ट्रांग हो।